कि क्यूब के किसी भी एज के अलोंग या किसी डायगोनल के अलोंग फाइंड करना है वेक्टर या यूनिट वेक्टर, तो ऐसे केस में फाइंड कर सकते हैं ये। तो जनरल दो पॉइंट हैं कि जैसे अगर किसी में भी हमें पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें फाइंड करना है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये शायद नोट्स में कहीं पे मेंशन होगा, बट फिर भी कि अब कोऑर्डिनेट्स से हमें वेक्टर फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उस कोऑर्डिनेट से हमें वेक्टर फाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी ये डायगोनल, क्यूब के डायगोनल वाला हमने देखा था कि क्यूब के डायगोनल के अलोंग अगर है तो क्यूब के डायगोनल के अलोंग अगर है तो डायगोनल के अलोंग हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उस कोऑर्डिनेट से हम वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल पोजीशन वेक्टर अगर फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो उस वेक्टर के लिए कोऑर्डिनेट्स नोन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्यूब वाले केस में फाइंड किया था, बस उसको रिकैप कर रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है तो ये पोजीशन वेक्टर था, यहाँ से ये जनरल ओरिजिन है, ओरिजिन से किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है। ये जनरल कोई पोजीशन है x1 y1 एंड z1। तो ये अगर कोऑर्डिनेट हमें नोन है तो उस कोऑर्डिनेट से हम इमीडिएटली वेक्टर लिख लेंगे। जैसे ये वेक्टर O है और ये पॉइंट अगर P है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि जो OP वेक्टर है, जो OP वेक्टर है, दैट OP वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसे लिखेंगे कि ये स्टैंडर्ड है x1। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना होगा कि यहाँ से x1 यूनिट, इधर जो है y1 यूनिट, इधर फिर z1 यूनिट। तो जनरल अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट हमें किसी भी पॉइंट का नोन है तो वहां से हम फाइंड कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली कोऑर्डिनेट के थ्रू। x कोऑर्डिनेट i कैप, i कैप क्या है, i कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव x, y कैप y1 j कैप z1 k कैप। तो ये दो ये वेक्टर लिख लिया। अब अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें लिखना हो तो उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए ऐसे लिख लेते हैं कि ये दो वेक्टर हैं, कोई एक्स वाई जेड जनरल प्लेन है। तो अब जो भी एक्स और वाई के लिए हम फाइंड करेंगे उसी को हम अप्लाई कर देते हैं कि जेड के लिए भी वैसे ही हो जाएगा। तो ये मान लिया कि ए बी है, मान लो ये ओ है, कोई पार्टिकल ही है, कोई पॉइंट है, वो यहाँ से ए से मूव किया, ये ओ ए से मूव करके वो बी पॉइंट तक पहुंच गया, बी पॉइंट तक पहुंच गया, ये है। तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, ऐसा लिख सकते हैं इनिशियल पीवी पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए। फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज व्हाट, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज ओबी। तो यहां से अब अगर ट्रायंगल लॉ से सोचोगे, ट्रायंगल लॉ जानते हो कि टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स, देन द रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, क्लोजिंग साइड। तो यहाँ से ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इज व्हाट, क्या ओ बी जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड है, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे था एंडिंग, फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड ओ बी, और ओ ए इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इट इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो जैसा हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं ये दोनों सेम है बिल्कुल। तो मान लो यहाँ पे इसको पुट कर दिया ए बी
यहाँ पे ए बी पुट कर दिया, ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ओ बी क्या होगा? ओ बी इज एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। ये था फाइनल पोजीशन वेक्टर। कोऑर्डिनेट नोन है तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। तो जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंपोनेंट वाइज बिल्कुल सिंपल है। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है वो सब कुछ सेम है कि आई वाले कंपोनेंट्स को एक साथ कर देते हैं। एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। तो ये तरीका होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का और पोजीशन वेक्टर लिखने का। ये जो मेथड हो जाएगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए और पोजीशन लिखने के लिए। कंपोनेंट वाइज हम इसको लिख लेते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई भी कंफ्यूजन कि कोऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ये किया जा रहा है कि अगर कोऑर्डिनेट हमें नोन है तो हम इमीडिएटली वहां से वेक्टर लिख पा रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स अगर नोन है तो वहां से हम वेक्टर लिख पा रहे हैं तुरंत। तो कोऑर्डिनेट के हेल्प से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों लिख पा रहे हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट? रवि? नो सर। रवि, कुणाल, स्नेहा? नो सर। ठीक है। तो ये जो है अप्रोच बार बार यूज होगी। ये जो अप्रोच बार बार यूज होगी। जितने भी तुम्हें कंपोनेंट्स बताए हैं उसमें वेक्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मैथमेटिक्स, बहुत सारा कुछ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग वही अपने डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर आइडेंटिफाई करना, वेक्टर को ऐड करना, वेक्टर को मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लीकेशन थोड़ा पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स को लेना। तो कंपोनेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट सेक्शन यस, है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर ये जो सर हम कंपोनेंट सर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट, सर हम बोलते हैं कि एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। जब हम सर इन जनरल बोलते हैं कंपोनेंट, तो सर हमें उसका डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना होगा। सपोज मींस हाँ उस वेक्टर को लिखना होगा, दिस ये कंपोनेंट ऑफ दिस। हाँ, एक्स कंपोनेंट टू आई कैप ये होगा एक्स के अलॉन्ग वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ सर एक्स कंपोनेंट वो एक्स हो जाएगा। डायरेक्शन भी सर स्पेसिफाई करेंगे और क्या। ओके सर। ठीक है, तो डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो कि इसमें सॉल्व किया हुआ है, ये क्वेश्चंस के वही है, एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, मोशन इन ए प्लेन चैप्टर के, और एच सी वर्मा के क्वेश्चंस हैं। तो एच सी वर्मा के क्वेश्चंस तो 5 क्वेश्चंस तक कर चुके हो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है 5 क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करोगे, उसमें ये सारे वेक्टर एडिशन वगैरह सब कुछ है। अब तुम्हारे वेक्टर एडिशन के लिए देखो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को मैं यहाँ पे रिलेट कर दे रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन वाला जो है इसमें शायद एंड में लिखा होगा या कहीं पे नोट्स में होगा, तुम अपने से इसको अपने नोट्स के लिए रख लोगे। रिलेट कर दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर। जैसे तो हमारा बेसिक जो स्ट्रेस है, जैसे एडिशन जो था, एडिशन यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हम मान लो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमें करना है, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो भी क्या है हमारा अल्टीमेट मेथड, क्या है अल्टीमेट मेथड है कंपोनेंट वाइज। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन भी हमारा क्या होगा, कंपोनेंट वाइज होगा। सब्ट्रैक्शन को हम ग्राफिकली भी समझ लेते हैं कि ग्राफिकली क्या इंपैक्ट आएगा, ग्राफिकल इंपैक्ट क्या होगा, और दूसरा जो है वो कंपोनेंट वाइज ही होगा। कंपोनेंट वाइज हमारा मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट वाइज। कंपोनेंट वाइज का मतलब क्या है, आई जे के में जो रिप्रेजेंटेशन देखा था वो है। ग्राफिकल मतलब वही पैरेललोग्राम हो गया, पॉलीगन हो गया, दो वेक्टर्स के लिए पैरेललोग्राम है।
अब ग्राफिकल से देखते हैं, ग्राफिकल, ये चीज अपनी कॉपी में लिखोगे अगर इस नोट्स में नहीं है तो। ग्राफिकल में मान लिया कि 2 वेक्टर्स हैं तो हमें ऐड करना है। अब ध्यान से थोड़ा सा अटेंटिव रहोगे, थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्टिव रखोगे हाफ एन आवर तक। ए हमें फाइंड करना है सम वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इस चीज को हम देख सकते हैं, ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। क्या जानते हैं? ऐसे जानते हैं कि ये जो है दिस इज, इसको हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, इट इज माइनस बी, ए प्लस माइनस बी। माइनस बी इज व्हाट? बी का अपोजिट वेक्टर। माइनस ऑफ बी इज अपोजिट ऑफ बी। तो जैसे मान लो जो हमने पैरेललोग्राम लिया था, पैरेललोग्राम, अब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होने वाला भाई, ये देखो, ये था पैरेललोग्राम हमारा था जो हम ऐड कर रहे थे, ये था वेक्टर ए, और पैरेललोग्राम की जो दूसरी साइड थी वो थी वेक्टर बी। यहाँ से हमने कंप्लीट किया था पैरेललोग्राम, और कंप्लीट करने के बाद ये जो साइड था ये हमारा क्या बता रहा था? ये था ए प्लस बी। ठीक है। माइनस बी वेक्टर किधर होगा? माइनस बी पता है कि माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा। माइनस बी जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि माइनस बी ये होगा? माइनस बी ये है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखोगे ध्यान से तो हम ऐड कर रहे हैं कौन कौन से वेक्टर? वेक्टर ए और माइनस बी। माइनस बी क्या है? एक नया वेक्टर है। कौन सा, कैसा नया वेक्टर? बी का अपोजिट वेक्टर है, तो ये और माइनस बी। तो अगर हमें इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करना है तो उसमें क्या कर देंगे? ये पैरेललोग्राम पे फोकस करेंगे। इस पैरेललोग्राम पे फोकस करेंगे तो क्या होगा? इसका पैरेललोग्राम थ्योरम से ये जो है वो रिजल्टेंट देगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये अगर रिजल्टेंट हो जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये वेक्टर जो है वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट, ए माइनस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर बी। ठीक है, क्यों ऐड कर रहे हैं ये? तो अभी अभी हमें पता है कि 2 वेक्टर का एडिशन कैसे होता था? डायगोनल जो कि उनके इंटरसेक्शन से पास करता था, तो a माइनस बी हो जाता था। तो अगर ये पैरेललोग्राम में देखोगे ज्योमेट्री वाइज, तो ये जो डायगोनल है ये तो दोनों पैरेललोग्राम एग्जैक्टली सेम है। ये जो ऊपर वाला पैरेललोग्राम है और ये जो नीचे वाला पैरेललोग्राम है, इसको हम बोल देते हैं ओ ए। ये जो है यहाँ पे है बी, और ये है सी, ये है डी और ई। तो ये जो डायगोनल है और ये डायगोनल है, दोनों ज्योमेट्री से दोनों की लेंथ सेम है। मतलब ये जो ओडी है और ये ए बी है, दोनों की लेंथ सेम है। ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री है, भी दोनों की लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। और ये जो वेक्टर है ओसी वेक्टर, वो इस डायगोनल से सेम है। आई बात समझ में? ये जो है इस सेकंड डायगोनल की लेंथ के बराबर है। तो अब यही बता रहा था कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम में, दोनों चीजें एक ही साथ रिप्रेजेंट हो जाती हैं। दोनों चीजें एक साथ ही रिप्रेजेंट हो जाती हैं कि हम एक ही पैरेललोग्राम बनाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ही पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल जो है वो a प्लस बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा डायगोनल है वो a माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों डायगोनल जो है यूजफुल हैं, दोनों डायगोनल यूजफुल हैं। a प्लस बी भी रिप्रेजेंट हो रहा है और a माइनस बी भी रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि a प्लस बी, अब ये हमारे ज्योमेट्रिकल के लिए काफी यूजफुल होता है कि a प्लस बी का मॉड मतलब इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉड। तो कई लोग टेंशन में आ जाएंगे, अरे ये सब क्या लिखा हुआ है? अरे ज्योमेट्रिकली सोचो, ज्योमेट्रिकली कि a प्लस बी जो है पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है और a माइनस बी पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वन डायगोनल इज इक्वल टू अनदर डायगोनल। तो 2 डायगोनल अगर दोनों के इक्वल हैं तो पूछेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल तरीका भी है, बट अगर हम ऑब्जर्वेशन अप्लाई करेंगे, केवल ऑब्जर्वेशन और थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, मतलब डायगोनल 1 इज इक्वल टू डायगोनल 2। तो किसी भी रेक्टेंगल में 2 डायगोनल इक्वल होते हैं तो वो शेप कैसा होता है? वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है या स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे केसेस में एंगल बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा? अगर क्विक ऑब्जर्वेशन है तो हम यहाँ से तुरंत बता सकते हैं कि एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्जर्वेशन से।
कि अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो गया कि जो एडिशन है वो है सब्ट्रैक्शन इज व्हाट, सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन ऑफ अ नेगेटिव वेक्टर, यहाँ से कि माइनस बी को हम ऐड ही कर रहे हैं। तो ऐड ही कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, अब जैसे मान लो कि मैग्नीट्यूड हमें फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने में ये देखो कि अगर ए और बी के बीच का एंगल, लास्ट पॉइंट है भाई, ये लास्ट लास्ट फॉर्मूला है इसका, ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, तो ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल, टेल टू टेल एंगल चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ सी, सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किया था, वो सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू सी, जो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, यही हो जाएगा। पाई का मतलब होता है रेडियन में है मेजरमेंट और 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का अगर ये रिजल्ट नोन है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं नोन है तो इसको याद रखना होगा कि कॉस पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होता है कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। बस एक ही पॉइंट याद रखना होगा और कुछ है नहीं। और साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो सेम होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ये चेंज होगा। तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 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 2ab कॉस थीटा। तो जो फॉर्मूला हमारा एडिशन के लिए था सब्ट्रैक्शन में क्या हो जा रहा है, वहां पे माइनस हो जा रहा है, बस ये माइनस है रिजल्ट, ये जो है माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये था मैग्नीट्यूड के लिए। डायरेक्शन के लिए क्या था, टैन टैन अल्फा था, तो टैन अल्फा अगर याद करोगे तो था बी साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं पाई माइनस थीटा से। तो थीटा को अगर पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बी साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे। क्या है भाई अनुराग, ये म्यूट करो। बी माइनस ए कॉस थीटा। सर एक डाउट था। हाँ डाउट, एक मिनट। तो ये था सब्ट्रैक्शन। एक बार बस इसको कंप्लीट कर लेता हूँ फिर डाउट पूछना। तो ये ज्योमेट्रिकल चेंजेस हुए, ज्योमेट्रिकल मॉडिफिकेशन हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, बस सेम फार्मूला याद रखना है। बस यहाँ पे जहाँ पे कॉस थीटा है वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। अब इसका कंपोनेंट वाइज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कंपोनेंट वाइज के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, बस हमें जो ऐड कर रहे थे वही सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देना है। तो सेम चीज कंपोनेंट वाइज में नो इफेक्ट है, कंपोनेंट वाइज में कोई भी इफेक्ट नहीं। जैसे मान लो हमने ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, कंपोनेंट वाइज अगर सब्ट्रैक्ट करना है, कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करना है, मान लिया कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस के, और वेक्टर बी है दैट इज इक्वल टू 2i माइनस जे और प्लस 2k। ऐसा कर दिया, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कर लेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सारे कंपोनेंट जो है नेगेटिव हो जाएंगे, सारे कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएंगे ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद। स्टार्टिंग में ऐसे लिख लोगे, अगर कोई गलती होती है उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस करते करते तुम खुद ही यूज्ड टू हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस करोगे तो एक्सपर्ट होगे, वो लेवल अपने आप तुम्हारा अचीव हो जाएगा। ठीक है, किसी टॉपर से पूछोगे कि कैसे टॉप किया तो बताएगा पढ़ रहा था हो गया टॉप। अब वो उसको, वो प्रोसेस है, वो डेली एक्टिविटी है जो कि चेंज अपने आप सीधे रिजल्ट में दिखता है।
ये a माइनस बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी? a माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 प्लस 9, तो ये √19 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, यही सारे तो हैं, यही सारी एक ही प्रोसेस बार बार रिपीट होगी। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट? सर पाई माइनस थीटा क्योंकि वो वाला थोड़ा बता दीजिए, समझ में नहीं है। नहीं अच्छा देखो, उसमें समझने के लिए सच कॉस पाई माइनस थीटा एंगल, एंगल कैसे आया? यस सर। अच्छा, यहां से जैसे a और b, तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई दो वेक्टर हैं, a इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, b इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, और इनके बीच में एंगल है मान लिया कि 30 डिग्री, 30 डिग्री। फाइंड a माइनस बी, फाइंड a माइनस बी, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, a माइनस बी का भी वही फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है, स्लाइट मॉडिफिकेशन से, कि अगर हम पैरेललोग्राम को याद करेंगे तो ये पैरेललोग्राम था, a और b था, ए बी के बीच का एंगल था थीटा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा इसके डायरेक्ट अपोजिट। तो ए और माइनस बी के बीच में, क्योंकि हमें ए माइनस बी फाइंड करना है, मतलब हम उसको देख सकते हैं ऐसे कि हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस माइनस बी फाइंड कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव ये वेक्टर ए पे। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल हमें नोन होना चाहिए, ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है, ये तो टोटल 180 डिग्री है, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो फॉर्मूला सेम एडिशन वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जस्ट एंगल को किससे रिप्लेस करेंगे, थीटा को पाई माइनस थीटा से, थीटा को पाई माइनस से रिप्लेस थीटा सर विथ मतलब पाई। पाई इक्वल टू 180 डिग्री। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, दो डिफरेंट यूनिट्स हैं। रेडियन में हम पाई रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन में पाई इज इक्वलेंट टू 180 डिग्री, ये रेडियन में रिप्रेजेंटेशन है और ये डिग्री में रिप्रेजेंटेशन है, दो सिस्टम है, ठीक है। किसी को डाउट और कुछ? सर सर अगर सर अगर वो जो हाँ बताओ संदीप। हाँ सर, अगर वो जो tan अल्फा का जो आप जो फॉर्मूला नहीं बताए, हाँ हाँ, वो अगर याद ना रहा तो और कुछ टेक्निक है जिससे हम वो एंगल पता कर सके? टेक्निक तुमको याद करना पड़ेगा। tan अल्फा का फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तो फिर उसका टेक्निक वही सब है, कंपोनेंट में लिख के आर एक्स आर वाई, जो tan अल्फा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स किया था, उतना किया था। ट्रायंगल ज्योमेट्रिकली ट्रायंगल बना के भी लिख सकते हो। ओ, हम्म, और कुछ? सर अगर 10 अल्फा अगर 3/4 आया, उसको सर एंगल में कैसे लिखेंगे? उसको एंगल में देखो यार, ये एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वैल्यूज तुम्हें याद रख लेना है। ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो इस ट्रायंगल में 3 के सामने का जो एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है, और 4 के सामने का एंगल जो है वो 53 डिग्री होता है। तो यहाँ से tan साइन अल्फा साइन 37 अगर लिखोगे, साइन 37 हो जाएगा 3/5 या 0.6 cos 37। तो ये ट्राइंगल याद रखोगे, एक दो बार ये वैल्यूज यूज करते रहोगे। यहाँ से cos 53 अगर लिखना है, cos 53 इज इक्वल टू, वो भी हो जाएगा 3/5 विच इज इक्वल टू 0.6। सिमिलरली साइन 53 is equal to 4/5 0.8 which is equal to cos 37, ये दोनों हो जाएगा। tan 37 यहीं से आ जाएगा, tan 37 is equal to 3/4 और tan 53 is equal to 4/3। तो इसको डिग्री में रहने दोगे, अदरवाइज इसका कन्वर्जन हमें करना है तो रेडियन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि रेडियन कितना होगा, हालांकि उतना फ्रीक्वेंटली ये यूज नहीं होता है, डिग्री में ही यूज होता है फ्रीक्वेंटली, बट फिर भी अगर करना है तो 53 डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने रेडियन हो जाएगा यहाँ से। ये सारा कन्वर्जन तुम्हारा जो बेसिक मैथ का पीडीएफ दिया हुआ है ना, वहां पे होगा, कुछ नहीं है, बस उसका कन्वर्जन है। सर मतलब 1035 अगर उसका वैल्यू सर कैसे पता करेंगे? उसकी कुछ वैल्यू पता, फ्रैक्शन है उसका?
उसकी वैल्यू को उसका पता सर करने। आंसर होगा 1035। हैं? नहीं 10 सर 30 अगर कोई ऐसा एक आंसर आता है जो अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो उसकी वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि एज्यूम दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस मच, और तुम वैसे ही छोड़ दोगे कि एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स सम वैल्यू या tan अल्फा इज इक्वल 35। स्टैंडर्ड अगर एंगल नहीं है तो हम उसको अननेसेसरी वो नहीं जाएंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। yes, sir. और सर ये ऑप्शन में जो सर आता है एंट्रेंस में सर, वहां पे भी वो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया होगा तो वो tan इनवर्स में दे दिया होगा, मींस हाँ रेशियो के। हाँ वैसे दिया होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा कभी भी तो वो हमेशा वैल्यूज tan इनवर्स इनवर्स में ही रहेगा। सर स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन सा होगा? अरे स्टैंडर्ड एंगल यही सारे होंगे, 0 30 60 45 90, जिसकी वैल्यू 120 डिग्री। नहीं सर उसके बाद जैसे 37 53 और हाँ कुछ ऐसा। हाँ बस इतना ही इतना ही। यस ठीक है ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रोडक्ट। तो ये लास्ट सेक्शन है इसका, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विथ स्केलर, स्केलर के साथ किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एंड विथ वेक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को अगर क्लासिफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स तो विथ स्केलर, स्केलर के साथ वेक्टर का प्रोडक्ट और वेक्टर के साथ वेक्टर का प्रोडक्ट। तो स्केलर के साथ वेक्टर का प्रोडक्ट होगा तो हमें एक वेक्टर ही मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। जैसे जैसे मान लिया कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, स्केलर क्या है, स्केलर मींस जस्ट नंबर, सम कांस्टेंट। जैसे मान लिया कि 3a कांस्टेंट है, तो अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया 3a। 3a वेक्टर क्या है, जैसा वेक्टर a है वैसा ही वेक्टर 3a भी होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स होगा। वेक्टर का वेक्टर के साथ, जैसे मान लो कोई वेक्टर b है, तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। और ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको डॉट प्रोडक्ट है तो सिंबल इसका जो है, जैसे स्केलर के केस में हम ऐसे मल्टीप्लाई करते थे कि 2 इंटू 3 ऐसे भी लिख लेते थे 6, और यहाँ पे 2 इंटू 3 ऐसे भी लिख लेते थे 6। तो यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट्स सेम मीनिंग ही रखते थे स्केलर के केस में, बट यहाँ पे डिफरेंट है कि यहाँ पे a डॉट b अगर हम करते हैं, ये दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है और ये डॉट प्रोडक्ट है, तो दो डॉट a डॉट b अगर करते हैं तो हमें मिलता है स्केलर, और a क्रॉस b करते हैं तो ये डिफाइंड है वेक्टर। दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दो वेक्टर के, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये सारे सबके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग हम वर्क डन फाइंड करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट होता है। आगे कुछ क्वांटिटी टॉर्क है, ये सारी क्वांटिटीज फाइंड करना है तो वो a क्रॉस b होता है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर हैं जिनको हम क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज स्केलर हैं, स्केलर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनका एप्लीकेशन जो है तुम्हें मिलेगा चैप्टर 5 और 6 के ऑनवर्ड्स, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, रोटेशनल चैप्टर में। तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनके जो क्वेश्चंस होंगे, उनको यहीं प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये विद स्केलर पहला जो डिफाइन किया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। तो उसमें चेंज क्या हो रहा है, चेंज इसमें देखो, विद स्केलर क्या है, जैसे वेक्टर ए है, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव कांस्टेंट विद स्केलर जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, ये है वेक्टर ए है। अगर वेक्टर ए में हमने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर 2a हुआ, तो क्या चेंज हो रहा है, इसकी लेंथ डबल हो जा रही है, इसकी जितनी भी लेंथ है इस ये लेंथ डबल हो जा रही है, लेंथ डबल हो, जितनी वेक्टर की लेंथ इतनी थी 2a के वेक्टर। अब पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम है, अगर मान लो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया किसी ने, माइनस में मल्टीप्लाई किया तो लेंथ इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ये डायरेक्शन अपोजिट है।
डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है, लेंथ डबल हो रही है। तो ये इफेक्ट है। अब मान लो कंपोनेंट वाइज में किसी को करना है, कुछ ऐसा दिया हुआ है कि वेक्टर a इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के, किसी को फाइंड करना व्हाट इज 2a, व्हाट इज 2a, तो सारे कंपोनेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, हर कंपोनेंट 2 टाइम्स हो जाएगा, 2i प्लस 2j माइनस 2k। तो स्केलर से कोई चेंज नहीं होगा। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ऐसा गिवन है प्लस के। अब ए माइनस 2b, ए प्लस 2b, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन है स्केलर का वेक्टर से, तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, कुछ भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट है विथ वेक्टर, वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में पहला डॉट प्रोडक्ट और एक्सक्यूज मी सर। स्केलर प्रोडक्ट। हम बताओ सर ये तो सर, अगर सर हम 2 को सर ए वेक्टर से सर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a वेक्टर होगा। देन सर ये सर सही है क्या कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, डायरेक्शन नेगेटिव होता है एक्चुअली? जो वो जब हम सर वो कर रहे हैं, जब हम मीन्स a प्लस माइनस b वेक्टर कर रहे हैं, तो सर वहां पे अगर हम सर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को जब फाइंड करेंगे तो सर b को वहां पे माइनस नहीं ले सकते क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पाया। बी को माइनस नहीं ले सकते सर। मतलब ए माइनस 2b बोल रहे सर हो? नहीं सर, सपोज सर a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम सर फाइंड कर रहे हैं और हमें सर फॉर्मूला डिराइव करना है सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। तो सर जब हम वो प्रूफ सर कर रहे होंगे तब हम b को नेगेटिव नहीं ले सकते, मैग्नीट्यूड को, b के मैग्नीट्यूड को तब हम नेगेटिव नहीं ले सकते। अरे अरे वेक्टर ए माइनस, जैसे मान लो कि ये मान लो इसको ले लेते हैं, ये है ए और ए, तुम्हें ए माइनस बी करना है ना, ए माइनस बी, यस सर। ए माइनस बी करोगे तो कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करोगे, ए माइनस बी क्या आएगा, 2i प्लस 2j और माइनस 2k, यही आएगा। यहाँ पे बी सर वेक्टर को लिया माइनस, ए माइनस बी, जैसे हम कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसका तुम्हें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यही ना, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, टू यस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 4, तो √12 हो जाएगा, √12। नहीं सर, जब हम सर सी का सर मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का रूट जो सर वहां पे सर वो जो प्रूव कर रहे हैं सर उसका जो डेरिवेशन करेंगे, तो सर उस टाइम पे बी को नेगेटिव लेंगे या सर पॉजिटिव लेंगे, मींस बी नहीं को नहीं, नेगेटिव वहां पे ले सकते हैं क्या? अरे यार देखो, उसमें बी को नेगेटिव लोगे तो यहाँ ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ये दो फॉर्म है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म है, जैसे ठीक है, आज तो ये डिस्कशन प्रोडक्ट वाला डिस्कशन तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ये जो डाउट है इसी को देख लेते हैं। ये वेक्टर ए है, ये 2 है, और वेक्टर बी है, ये मान लो 4 है, ठीक है, एंगल है 60 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है कि ए स्क्वायर, वहां पे माइनस नहीं करना है, जैसे जो फॉर्मूला बोले सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस वाले को तो हमने एंगल में ले लिया ना। तुम्हें ऐसे सर दिया होगा कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब क्या करना है, ए माइनस बी करना है, तो सब्ट्रैक्ट करो में, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं कर दोगे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये ऐसे सब्ट्रैक्शन, ये तो स्केलर का सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे। ये कैसे आया है कि अगर हमें ए और बी नोन है तो ये हमें माइनस बी के भी साथ देखना है, ऐड करना है ए और बी, तो ये एंगल जो माइनस बी वाली चीज है वो पाई माइनस थीटा में आ गई है। अब फिर से माइनस कर दोगे तब तो वो सीधा हो जाएगा, ऐसा समझ में? थीटा नहीं लेंगे तो माइनस ले सकते हैं, नहीं मीन ले सपोज सकते, एज्यूम करके ले सकते। नहीं ले ओके सर। सकते, ठीक है, उसको सर माइनस, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, डायरेक्शन हो सकता है। हाँ डायरेक्शन नेगेटिव नहीं, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो डायरेक्शन का मतलब ये है कि अपोजिट, माइनस मतलब क्या, एक्चुअल वेक्टर के अपोजिट हो गया ये। डायरेक्शन नेगेटिव तो हम सर बोल रहे हैं ना, दो डायरेक्शन है, एक नॉर्थ सर एक साउथ है, तो हम नॉर्थ को पॉजिटिव बोल रहे हैं, साउथ को नेगेटिव बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन नेगेटिव होता है, ऐसा हमने डिफाइन किया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोई साउथ को नेगेटिव बोल देगा, नॉर्थ को पॉजिटिव बोल देगा, समझ रहे हो? सर हाँ ओके। हाँ, तो ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
आज